चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है ना। मोशन इन वन डायमेंशन हमारे इस चैप्टर का नाम हो गया, या मोशन स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं अभी हम इसे। इसमें जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जब हमें किसी की पोजीशन डिफाइन करनी होती है तो हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। वो रेफरेंस कोई पॉइंट हो सकता है, कोई स्पेस हो सकती है, कोई दूसरी बॉडी हो सकती है। तो जो भी चीज हम किसी बॉडी की पोजीशन डिफाइन करने के लिए एज अ रेफरेंस यूज करेंगे, यानी कि द पॉइंट और द स्पेस और द बॉडी which is used as a reference to define the position of a body is termed as frame of reference। ठीक है। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम के ओरिजिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम हो गया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सपोज ले लेते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का सिस्टम, जेड को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये हमने ले लिया और हम इस पॉइंट की पोजीशन बताना चाहते हैं, तो इसकी पोजीशन हम डिफाइन करते हैं ओ के रिस्पेक्ट में इन जनरल। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया। तो ये ओ जो है हमारे लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा, हम बॉडीज के रिस्पेक्ट में भी पोजीशंस बताना शुरू कर देते हैं, स्पेस के रिस्पेक्ट में भी बताना शुरू कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन ही ऐसा हमने पूछ लिया, स्टूडेंट से कहा कि बताओ भाई तुम्हारा घर इस स्कूल से कहाँ है, तो अब वो स्कूल के रिस्पेक्ट में बताएगा मुझे कहाँ है। मैंने पूछा बताओ तुम्हारा घर जो है अभी तुम जहाँ बैठे हुए हो उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, वहां से ईस्ट में है, वेस्ट में है, या नॉर्थ में है, या साउथ में है। तो अब क्या है, वो अकॉर्डिंगली बता सकता है। सपोज ओपन फील्ड के ग्राउंड में बैठा हुआ है तो वो खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हम बॉडी की पोजीशन डिफाइन करेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये क्या क्या हो सकता है, ये कोई पॉइंट भी हो सकता है, ये कोई बॉडी भी हो सकती है, और ये कोई स्पेस भी हो सकती है। ठीक है। तो हमने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी है अपने नोटबुक में। वो आप क्या लिखेंगे सुन लीजिए, ताकि वीडियो पॉज करके आप लिख सकें। आप लिखेंगे द पॉइंट और द ऑब्जेक्ट or the space which is used to define the position of other objects is termed as frame of reference। ठीक है। तो अब हमें मालूम चल गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है। जैसे किसी से पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसने कहा अमिताभ बच्चन के घर के सामने। अब बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बताई गई उसने, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस तो यूज किया अमिताभ बच्चन का घर। तो ये अमिताभ बच्चन का घर क्या हो गया हमारे लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है। क्लियर है ये चीज। किसी से पूछा भाई और से तुम्हारा घर कहाँ है, उसने कहा नागनौल बस स्टैंड के बगल में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, फिर भी एक रेफरेंस तो यूज ही कर रहा है कि कहां पे किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, नागनौल बस स्टैंड। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है। तो अब हमारे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया कि किसे कहना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो दो तरह का होता है। इसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। इस चैप्टर में तो हमें सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। आगे जब हम बढ़ेंगे चैप्टर्स में, एनएलएम में पहुंचेंगे, तो हमें इन दोनों की कैटेगरी की जरूरत भी पड़ेगी कि हम किस फ्रेम में डील कर रहे हैं। समझते हैं अब फ्रेम रेफरेंस कौन कौन से दो टाइप्स हो गए इसके। एक फ्रेम को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, और दूसरे को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख ली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख दिया। नंबर 1 लिखा इनर्शियल फ्रेम, नंबर 2 में लिखा नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब इनर्शियल फ्रेम लिखेंगे तो इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे एक ऐसा फ्रेम जिसकी एक्सेलरेशन 0 हो, जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। और एक ऐसा फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन है, जिसकी एक्सेलरेशन 0 नहीं है,
वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुज एक्सेलरेशन इज 0। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस whose acceleration is not equals to 0, नॉन जीरो एक्सेलरेशन वाला रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक, अब एक बार हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया, तो अगली चीज हमें समझनी है रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है? अगर किसी बॉडी की पोजीशन का मतलब हो गया दो चीजें, एक कितनी दूर है, दूसरा किस डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक वेक्टर हो गया ये। अगर किसी बॉडी की पोजीशन हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है तो हम उस बॉडी को कहते हैं कि ये रेस्ट पे है। ठीक है, जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया होता है तो हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। अब अगर अर्थ को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं तो अर्थ कैसा फ्रेम होगा? पहली चीज तो इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा? देखो, एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर उसका मैग्नीट्यूड नहीं भी चेंज हुआ पर डायरेक्शन बदल गई तो भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज कर गई। लेकिन डायरेक्शन नहीं बदली और मैग्नीट्यूड ही चेंज हुआ तो भी एक्सेलरेशन है, और दोनों चेंज होते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो भी एक्सेलरेशन है। यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करे वेलोसिटी का तो भी एक्सेलरेशन हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे वेलोसिटी की तो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, दोनों चेंज करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो भी एक्सेलरेशन है। अब अगर इस रिगार्ड से देखें तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, तो उसकी वेलोसिटी तो हर समय चेंज हो रही है। मान लो ये ऑर्बिट ले लेते हैं, ये सन ले लेते हैं, हम यहाँ पे अर्थ मान लेते हैं, तो अभी अर्थ की वेलोसिटी ऐसे है। जब अर्थ मूव करते करते यहाँ आएगी तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, इस तरह से डायरेक्टेड हो जाएगी। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन तो अलग अलग ही है, यहाँ पे आएगी तो ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे आएगी तो ये ऐसे हो जाएगी वेलोसिटी। तो इसका मतलब है भले ही अर्थ की अगर स्पीड हम मान भी लें कि नहीं चेंज हो रही है, ऐसे तो ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, लेकिन अगर सर्कुलर भी मान लिया और का स्पीड नहीं चेंज हो रही है तो ये क्या, डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब अर्थ के पास एक्सेलरेशन तो है। तो अर्थ प्रिसाइसली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती है, लेकिन हम इसे ट्रीट करेंगे इनर्शियल फ्रेम की तरह। ठीक है ना, सिर्फ यही एक ऐसा फ्रेम है जिसे नॉन इनर्शियल होने के बाद भी हम इनर्शियल फ्रेम की तरह ही ट्रीट करेंगे। ओके, ये हमें एनएलएम में समझ में आएगा और प्रिसाइसली। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, अगर कोई फ्रेम नहीं दिया है तो हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे और उसे कैसा ट्रीट करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा तो ऑब्वियसली फिर हमें वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। अभी तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अर्थ का मतलब अर्थ का आप कोई भी पार्ट ले सकते हो, ग्राउंड ले लिया आपने कहीं पे भी तो उसको आप कह सकते हो। तो अब सपोज मैं बात करूं इस बोर्ड की, ये बोर्ड रेस्ट में है या मोशन में है। मैंने फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर दिया, उसे कहा ओरिजिन है। ठीक है, आप मान लो इस स्केल का ये टिप ओरिजिन हो गया, ये ग्राउंड पे है, ऐसा आप अज्यूम कर लो ये ग्राउंड पे है। यहां से मैंने बोर्ड के किसी पॉइंट तक का वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये किसी और पॉइंट तक का वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है ना। अब बोर्ड के अलग अलग पॉइंट्स के वेक्टर ड्रॉ गए, एक एरो यहां से यहां तक इस पॉइंट को डिफाइन करने का कर दिया, एक इसको, एक ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। नाउ टाइम पास करने लगा तो मैंने देखा क्या इस वेक्टर की यानी कि इस एरो की लेंथ चेंज हुई, तो आई कंक्लूडेड कि नहीं चेंज हुई। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, का ये भी नहीं चेंज हुई, तो ये पॉइंट बोर्ड का रेस्ट पे हो गया। इसी तरह मैंने इसके लिए भी कंक्लूड किया कि इसका जो t = 0 पे वेक्टर था पोजीशन वाला, वही किसी t = t1 पे, t = t2 पे, t = t पे है, तो ये पॉइंट भी बोर्ड का रेस्ट पे हो गया। ऐसे ये पॉइंट भी रेस्ट पे हो गया, ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स ले लिए, अगर सभी रेस्ट पे हो गए तो ये बोर्ड ही रेस्ट पे हो गया हमारे पास। तो दिस बोर्ड इज एट रेस्ट। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आया, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आया। लेकिन सोचो अगर मैं अपना रेफरेंस फ्रेम सन ले लेता तो अब अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है और बोर्ड भी अर्थ पे ही प्रेजेंट है, तो ये बोर्ड भी सन के चारों तरफ घूम रहा है, तब तो ये रेस्ट पे नहीं होता, ये मोशन में आ जाता।
इसका मतलब है सिंपली रेस्ट का मतलब क्या हो गया, हम कहेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो इसका मतलब है किसी बॉडी के लिए एक स्टूडेंट ए कहता है वो रेस्ट पे है, और उसी बॉडी के लिए स्टूडेंट बी कहता है वो मोशन में है, वो रेस्ट पे नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ने अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हुए हो, दोनों एक ही फ्रेम लेंगे और उसके बाद ऐसा आंसर देंगे तो ये ट्रू नहीं रहेगा। ठीक है, तो रेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा कैसा है। दो पर्सन एक कार में बैठे हुए हैं, अगल बगल बैठे हैं, ठीक है, एंड दिस कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। इन पर्संस के नाम ए और बी है, ए के लेफ्ट में बी है, बी के राइट में ए है, और मान लो ए और बी के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ए और बी इनके बीच का सेपरेशन मैंने कहा मान लो 20 सेंटीमीटर है, ए के लेफ्ट में बी है, बी के राइट में ए है। अब ये कार चलती है, कुछ आगे चली जाती है, ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पे बैठे रहते हैं। क्या ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज हुई? तो कहा नहीं, अभी भी बी क्या है उसके लेफ्ट में ही है और 20 सेंटीमीटर दूरी है। क्या ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में चेंज हुई? कहा नहीं, क्योंकि अभी भी ए जो है राइट में ही है बी के और 20 सेंटीमीटर दूरी है। तो इसका मतलब है ए और बी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, लेकिन एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है। ये मान लो ए था और ये मान लो बी था, ठीक है। वो पर्सन मान लो सी है, वो यहां खड़ा है, उसने कुछ देर पहले देखा था तो ए यहां था, कुछ देर बाद देखा तो ए यहां पे था, कुछ समय पहले बी यहां था। ये कब था? t इक्वल्स टू 0 पे। ये सिचुएशन है t इक्वल्स टू t पे। तो उसने कहा ए की पोजीशन चेक की, उसने कहा ये थी, और कुछ देर के बाद उसने ए की पोजीशन बनाई तो कहा अब नई पोजीशन ये है। क्या ये लेंथ और ये लेंथ सेम है? तो नहीं है। क्या ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है? तो नहीं है। तो कहा भाई इसका मतलब है सी के रिस्पेक्ट में तो ए रेस्ट पे नहीं है, सिमिलरली बी भी रेस्ट पे नहीं है। एक और ऑब्जर्वर ले लो, डी, कहा डी यहां पे है, उसने पहले देखा ए को तो कहा ये है पोजीशन, बाद में देखा तो बड़ा वेक्टर बना दिया ये। कहा क्या इस एरो की लेंथ और इस एरो की लेंथ सेम है? तो नहीं, सेम नहीं है, ये इतना बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है? ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन दोनों सेम है। तो अभी क्या हुआ है? पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन पोजीशन चेंज किसकी वजह से हुई है? सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, सेपरेशन चेंज हुआ है, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है, ठीक है। अब मान लो इस लेंथ के ये ए की इनिशियल पोजीशन A1 कह लेता हूं, इसे A2 कह लेता हूं। A1 A2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। यहां पे एक ऑब्जर्वर E प्रेजेंट है, E ने कहा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया A की इनिशियल पोजीशन, उसने ये बता दी, और कहा फाइनल पोजीशन A की कितनी हो गई जब वो A2 पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो ये हो गई, ठीक है। क्या ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है? ऑफ कोर्स अगर ये इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, यानी कि सेपरेशन में मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्या ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है? तो नहीं है, दोनों डायरेक्शंस अलग हैं। इसका मतलब है E के रिस्पेक्ट में भी A की पोजीशन चेंज हुई है, A रेस्ट पे है। B के रिस्पेक्ट में A रेस्ट पे था, C, D और E के रिस्पेक्ट में A मोशन में है। C में आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं सेपरेशन के। D के लिए मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। E के लिए मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ है पर सेपरेशन चेंज हुई है। जैसे अब मान लो यहां पे है सन, यहां पे अर्थ, सन को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, अर्थ की पोजीशन अभी ये है, सर्कुलर ऑर्बिट मान लो अर्थ का, फिर कुछ देर के बाद पोजीशन ये होगी। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? नहीं। ये रेडियस अगर r है तो ये रेडियस भी r है, सेपरेशन तो का मैग्नीट्यूड तो सेम है सन और अर्थ के बीच का, लेकिन क्या हो रहा है? डायरेक्शन बदल रही है। तो अर्थ सन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो हमें ये समझ में आ गया कि रेस्ट क्या और मोशन क्या। तो रेस्ट के लिए हम बोलेंगे
अगर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी बॉडी का जो है पोजीशन नहीं चेंज होती, यानी कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसका सेपरेशन और डायरेक्शन में चेंज नहीं आता विद पैसेज ऑफ टाइम, तो वो बॉडी रेस्ट पे होती है। और इन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक भी चेंज कर जाए, दोनों भी चेंज कर सकते हैं, कोई एक भी चेंज कर जाए तो फिर वो रेस्ट में नहीं मोशन में हो जाती है बॉडी। ठीक, तो अब हमें रेस्ट और मोशन भी क्लियर हो गया क्या होता है। अब रेस्ट और मोशन से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो आप प्रीवियस क्लासेस से जानते हो, बस हम जल्दी जल्दी उनको रिकॉल करते हुए चलेंगे। सबसे पहला टर्म है हमारे पास डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या चीज है? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी। ये यहां से पर्सन चलना शुरू करता है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां पे पहुंच गया। मान लो वो आई पॉइंट से चलता है, इनिशियल पोजीशन आई और फाइनल पोजीशन एफ तक पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना और इस रास्ते से गया, इस रास्ते की जो लंबाई है जिसपे चलते चलते वो गया है, वो लंबाई उसकी डिस्टेंस है। ये पूरी ये वाली लेंथ जो है वो डिस्टेंस है। मैं थ्रेड का एक एंड यहां रख देता हूं, धीमे धीमे उस थ्रेड को छोटा छोटा इसके ऊपर घुमाता जाता हूं और ऐसे करता जाता हूं, तो मेरे को एक सेगमेंट मिल जाएगा थ्रेड का। फाइनली उसको स्ट्रेट कर दो, वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी। अब डिस्टेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो। सबसे पहली चीज तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई है कि किस तरफ, सिर्फ ये लेंथ है उस पाथ की जिसपे बॉडी चल के गई है और उतने ही पाथ की लेंथ है जिसके ऊपर बॉडी चल के गई है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है। दूसरी चीज, डिस्टेंस जो है पाथ डिपेंडेंट है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे नहीं डिपेंड करेगी। अगर मान लो यही पर्सन आई से एफ जाने के लिए ऐसे चला जाता, पहले ये इस पाथ से गया था और अब ये ऐसे चला गया, तो क्या ये दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं? तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। ये ऐसे चला जाए तो ये लेंथ कुछ और हो गई। इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। जो चीज पाथ डिपेंडेंट होगी उसे हम पाथ फंक्शन बोलेंगे। डिस्टेंस पाथ फंक्शन है, यानी कि पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इसका मीटर हो गया। और ये क्या है? ये पाथ डिपेंडेंट है, इट इज अ पाथ फंक्शन। ठीक, अब दूसरा टर्म आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो होती है, देखो ये डेफिनेशन अब मत यूज करना कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है उसे डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ है। आप अपने स्कूल में हो, आपको घर जाना है, बहुत ढेर सारे रास्ते हो सकते हैं आपके घर जाने के लिए। उनमें से कोई रास्ता छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। जो रास्ते आप उन्हीं से जाओगे ना, हवा में उड़ के तो जाओगे नहीं। तो क्या उनमें से जो सबसे छोटा रास्ता है, वो सबसे छोटा रास्ता क्या डिस्प्लेसमेंट है? मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने गूगल मैप लगाया तो वो बताता कि 4 रास्ते मुझे बताता, कहता है इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ ये है। तो क्या वो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट है? नो। तो आप अच्छे से डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो जिससे ये क्लियर हो कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे इट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। फिर से बोलते हैं एक बार, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the initial point and final point and is directed from initial to final point। initial point ये था, final point ये था। किस रास्ते से गया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो ऐसे गया है कि वो ऐसे गया है। मुझे क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ देना है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी यहां से यहां तक मैंने, और डायरेक्शन उसमें किधर मार्क कर देनी है? इनिशियल से फाइनल के लिए, यानी कि ये। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। ए बी वेक्टर, आई एफ वेक्टर हमारे पास जो है, सॉरी ए बी बोल दिया मैंने, आई एफ वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है? इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड है। अगर पर्सन
ए से चलता है यहां से और बी तक पहुंचता है, वो किसी भी रास्ते से जाए, कोई भी रास्ता उसने फॉलो किया हो, लेकिन वो ए से बी गया है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है और वो कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड है ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बराबर। अगर वो ए से बी किया है तो डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। ठीक है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है, चाहे उसने कोई भी पाथ फॉलो किया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। तो अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट है joining the initial and final point and is directed from initial to final point। आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की, वेल क्लियर हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक, ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉइंट फंक्शन है, जैसे हमने डिस्टेंस के लिए क्या बोला था, पाथ फंक्शन है, वो उस पाथ के ऊपर डिपेंडेंट था आप किससे जा रहे हो, सिर्फ इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट की बात नहीं है। आप स्कूल से घर जा रहे हो, डिस्टेंस की बात करेंगे तो सिर्फ स्कूल से घर, स्कूल आपका इनिशियल पॉइंट, घर आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है, लेकिन इन दोनों पे ही नहीं डिपेंड करेगा, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस रास्ते से होके गए हो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा रास्ता फॉलो करते हो, आपके घर से, आपके स्कूल से घर तक की एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, उसमें एरो स्कूल से घर की तरफ लगाया जाएगा क्योंकि आप स्कूल से घर जा रहे हो। अब आप किसी भी पाथ से गए हो, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ डायरेक्टेड फ्रॉम स्कूल टू योर हाउस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज अ पॉइंट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, ना कि उन दोनों के बीच में आप किस पाथ को फॉलो करके इनिशियल से फाइनल पहुंचे हो उस पे। अब देखो डायरेक्शन जो है ना, उसको हम बताने के लिए प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दूं, ये वाली डायरेक्शन मुझे बतानी होती है तो मैं आई कैप से बताता हूं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, मान तो मैंने पॉजिटिव एक्स की तरफ किया, मैं कहां प्रेजेंट हूं उससे मतलब नहीं है, मैं यहां खड़े होकर के ऐसे पॉइंट करूं और कहूं ये ईस्ट है, या मैं इसको थोड़ा और आगे कर दूं कहूं ईस्ट है, ईस्ट तो ईस्ट ही है भाई, चाहे ऐसे पॉइंट कर लो, चाहे ऐसे पॉइंट कर लो, चाहे ऐसे पॉइंट कर लो, अगर आप उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो तो ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन तो ईस्ट ही रहेगी हमारे पास। अगर ये आई कैप की डायरेक्शन है तो आई कैप ही रहेगी। अगर इसके ऑपोजिट बात करें तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन माइनस आई कैप हो जाएगी। इसका मतलब इन जनरल हम क्या करते हैं, अगर किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे होते हैं तो उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक, अब चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, उसका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या था, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल, ये लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है, तो इसका मतलब डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बॉडी चली नहीं, रुकी की रुकी रही, रेस्ट पे ही रही, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड जीरो है। If a body remains at rest in an interval of time, then for that interval of time, the distance covered by the body is also zero। यानी कि डिस्टेंस जीरो तो हो सकता है प्रोवाइडेड कि बॉडी मूव ही ना करे, चले ही ना बॉडी, रेस्ट पे ही रह जाए बॉडी, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या एट द मोस्ट जीरो हो जाएगा, वो भी तब हो जाएगा जीरो व्हेन द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मैंने ए को बोला गो 20 मीटर ईस्ट, वो 20 मीटर चला गया, लेकिन वो ईस्ट में जाने के बजाय वेस्ट में चला गया। मैंने कहा तो 20 मीटर ईस्ट जाओ, वो 20 मीटर वेस्ट में चला गया, तो मैं उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या बताऊंगा, या तो 20 मीटर वेस्ट बोलूं या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं -20 मीटर ईस्ट, ही इज इन -20 मीटर ईस्ट, माइनस ईस्ट का मतलब वेस्ट हो गया हमारे पास। तो क्या है, फिर से समझ लें, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। डिस्टेंस तभी जीरो होता था जब बॉडी रेस्ट पे होती थी। डिस्प्लेसमेंट दो केसेस में जीरो हो सकती है, एक बॉडी रेस्ट पे ही रही तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन बॉडी चली और चलने के बाद घूम फिर करके वापस उसी पॉइंट पे आ गई जहां से चली थी, तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट को उसी पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो भाई वो तो आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, उस लाइन की लेंथ जीरो हो गई, तो ये जीरो हो गया हमारे पर। तो डिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस जो है वो जीरो हो सकता है, वो भी अंडर वन कंडीशन,
कि बॉडी मूव ही नहीं करती है, और बाकी सारे केसेस के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट तब भी जीरो हो सकती है जब बॉडी रेस्ट पे ही रहती है, तब भी जीरो हो सकती है जब बॉडी मूव करती है, लेकिन मूव करके क्या करती है, वापस उसी पॉइंट पे लौट आती है जिसपे, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, हम डायरेक्शन को प्लस माइनस का साइन असाइन करेंगे। जैसे मैंने कहा ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं प्लस बोलूंगा, मैंने इस बॉडी को छोड़ दिया, ऊपर वाली डायरेक्शन को, अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं। एक सेकंड के बाद इसने जो हाइट फॉल की वो नीचे की तरफ गई, इसे छोड़ दिया मैंने, नीचे गिरी है, तो नीचे गिरने में क्या हुआ, h = हाफ GT² का फॉर्मूला लगाया। ये प्रीवियस क्लासेस से आपको पता है, इसलिए पहले ही यूज कर ले रहा हूं। t की जगह 1 रख दिया, हाफ g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समझा, तो मेरे पास 5 मीटर आ गया। डिस्टेंस कवर्ड भी 5 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -5 मीटर। -5 मीटर क्यों, मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला था, नीचे वाले को माइनस बोला था। -5 मीटर कोई दूसरा हो सकता है, वो कहे कि भाई मैं तो जो है नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलूंगा, ऊपर वाली को नेगेटिव बोलूंगा, तो उसके लिए यही +5 मीटर हो जाएगी। ये तो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट यहां था, ठीक है, इनिशियली आई लिख दिया मैंने, जब फॉल किया तो वो फाइनली यहां पे आ गया। स्ट्रेट लाइन बना देता हूं वहां पे, वो वर्टिकली फॉल करते करते इस पॉइंट तक आ गया, F पे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने की बात करते हैं। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया पॉइंट 1 इसी लाइन में दोनों के ऊपर है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनाया, इस पॉइंट 1 को मैं कुछ नाम दे देता हूं, सपोज A। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, AI वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, A के रिस्पेक्ट में AF वेक्टर। ये IF लेंथ 5 मीटर मान लो है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है मैंने कहा, तो डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर मेरा कितना है, AF वेक्टर है, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है, AI वेक्टर है। अब AF में से AI माइनस करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन के हैं, तो हमें मालूम है कि हम डायरेक्ट अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं इस केस में वेक्टर के लिए। बाकी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो भी ये निकलेगा। 5 मीटर आ गया, किस तरफ आया, इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन होगी, डाउनवर्ड आया, डाउनवर्ड, ठीक है। अब अगर मैं डाउनवर्ड को सपोज पॉजिटिव बोल रहा हूं, सपोज आई हैव टेकन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव, तो मैं इसे +5 मीटर लिख दूंगा। अब सोचो एक B है मेरे पास, वो इन दोनों के नीचे है, इसी स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, पर यहां पे प्रेजेंट है B। उसके लिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना हुआ, BI वेक्टर। उसके लिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर हुआ BI वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना हुआ, BF वेक्टर। अब अगर B के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, BF माइनस BI करेंगे। अब BF माइनस BI किया, BF किधर था, अपवर्ड था, BI भी अपवर्ड था, लेकिन अब आप देख रहे हो कि BI बड़ा हो गया है इनिशियल वाला, तो जब सबट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -5 मीटर। इतनी लेंथ में से इतनी लेंथ माइनस करोगे तो -5 मीटर मिलेगा। -5 मीटर का मतलब क्या हुआ, -5 मीटर आप अपवर्ड बोल रहे हो, क्योंकि आपका वेक्टर शुरू में कैसा था, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड था। आप -5 मीटर अपवर्ड बोल रहे हो तो एक्चुअली में 5 मीटर डाउनवर्ड हो गया। वो माइनस अपवर्ड का मतलब डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ हो गया। तो इस चीज को समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है, जबकि डिस्टेंस जो है वो जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। और जीरो होने की भी उसकी कंडीशन है कि एक ही कंडीशन में वो जीरो हो सकता है, जब बॉडी रेस्ट पे ही रहती है, मूव ही नहीं करती है। एक बार बॉडी ने मोशन कर दिया,
उसके बाद भले ही वो बॉडी रुक जाए, लेकिन अगर वो कुछ पार्ट में भी मूव कर गई है तो फिर उसका डिस्टेंस जीरो भी नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सपोज ये एक सर्कुलर फील्ड है, इसकी रेडियस जो है 154 मीटर है। 154 मीटर की इसकी रेडियस है। ओ इज द सेंटर। एक पर्सन इस सर्कमफ्रेंस पे दौड़ रहा है या चल रहा है, इस पाथ पे मूव कर रहा है। वो पहले पोजीशन ए पे था, कुछ देर के बाद चलते चलते वो पोजीशन बी पे आ जाता है। मैंने पूछा डिस्टेंस कवर्ड कितना है। अब देखो आपको बता दिया इसी पाथ पे चल रहा है। पाथ इसलिए बता दिया क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए तो आपके लिए पाथ भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बोलूं ए से बी चला गया तो फिर आप नहीं बता पाओगे डिस्टेंस कितना, किस पाथ से गया वो जानना जरूरी है। हो सकता है वो ए से बी जाने के लिए पाथ ले लेता, ए से ओ जाता, ओ से बी जाता, तो उसका डिस्टेंस जो है 154 यहां से आने का, 154 मीटर यहां से आ जाने का, तो दोनों का हो जाता 2 × 154, ठीक है ना, 308 मीटर का डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन अभी वो ऐसे गया है। अब वो अगर ऐसे गया है तो डिस्टेंस कितना हो गया, मूविंग ऑन सर्कमफ्रेंस किया तो डिस्टेंस हो गया इस पूरी सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट। पूरी सर्कमफ्रेंस होती थी 2 πr, उसका 1/4 ही लेना है। उसने 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस कवर की है। 2 से 4 को कैंसिल किया, हाफ। पाई को लिखा मैंने 22/7। आर मेरे को दिया गया था 154 मीटर, ठीक है। 2 से मैंने इसे कैंसिल किया, ये 11 हो गया। 7 से इसे कैंसिल किया, 7 2 = 14, 1 बचा, फिर 14 हो गया, तो ये 22 हो गया। 22 × 11 कर दूंगा मैं, उतने मीटर का डिस्टेंस कवर्ड हो गया। अब मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि अब मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं बतानी है। तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, यही मैग्नीट्यूड होता था। डायरेक्शन बतानी होती तो ए से बी की तरफ हो जाती वो डायरेक्शन। अब यही बताना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरे पास, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर का रूट, यानी कि ये कितना हो गया, √154 का स्क्वायर प्लस 154 का स्क्वायर मीटर में। दोनों में से 154 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, रूट के बाहर आ गया 154, इसकी जगह बचा 1, इसकी जगह बचा 2, तो √2 मीटर ये आ गया हमारे पास। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिजल्ट्स हो गए हमारे पास, ठीक है ना। तो हम कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ये चीज हमें समझ में आ गई। चलिए अगला टर्म समझते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होता है, ये डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम होता है। स्पीड डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या हो गया हमारे पास, इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि एक यूनिट टाइम, वो यूनिट टाइम हो सकता है 1 सेकेंड का हो, उसमें उसने कितनी पाथ लेंथ ट्रेवल की है वो उसकी स्पीड हो गई। जैसे हम कहते हैं कि अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h, तो हम ये कहना चाहते हैं कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करती है, हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की लेंथ ट्रेवल करती है, ठीक है। ये स्पीड हो गई बेसिकली। अब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो क्या आप अपने घर से निकले, सपोज फ्रेंड के घर जाने के लिए, और आपका फ्रेंड का घर आपके घर से मान लो कुछ दूर है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो क्या सारे रास्ते आप एक ही स्पीड से चलते हो? सपोज यू आर गोइंग ऑन अ बाइक और अ स्कूटी, तो क्या सारे रास्ते आप ये स्कूटी और बाइक एक ही स्पीड से चलाते हो? नहीं। जब घर से स्टार्ट की थी तो 0 पे थी, धीमे धीमे कुछ बढ़ाई, ज़्यादा हो गई स्पीड, फिर कहीं ब्रेक भी लगानी पड़ी, कम की, फिर कहीं एक्सेलरेटर लिया,
ठीक है, तो अलग अलग वेरिएशन आते हैं इसमें। तो किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, इंस्टेंट क्या होता है, बहुत स्मॉल इंटरवल लें। जैसे मैं कहूं 2.0 सेकेंड से 2.001 सेकेंड, ये बहुत छोटा इंटरवल है, तो ये एक इंस्टेंट ही हो गया, 2 सेकेंड की जैसे बात कर रहे हैं हम। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। अ पर्सन इज ड्राइविंग अ कार, जहां उसका स्पीडोमीटर है कार का, वहीं पे एक डिजिटल वॉच भी है। उसने एकदम से विंड स्क्रीन से नजर आई, स्पीडोमीटर पे नजर डाली, स्पीडोमीटर के साथ साथ ही उसे घड़ी भी दिख गई। दोनों चीजें उसने मोर और लेस साइमल्टेनियसली देख ली। उसकी घड़ी रीड कर रही थी दोपहर का 2 बजा हुआ, 2 o'clock था, और स्पीडोमीटर रीड कर रहा था 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 o'clock वॉज 70 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है 2:02 पे, 2:01 पे उसकी 70 ना हो स्पीड, उसको ब्रेक लगानी पड़े, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए। हो सकता है वो एक्सेलेरेटर और प्रेस कर दे, 90 हो जाए उसकी स्पीड। तो उस इंस्टेंट पे तो 2 बजे की इंस्टेंटेनियस स्पीड तो उसकी 70 किलोमीटर पर आवर थी। तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम जो स्पीड होती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। एवरेज स्पीड क्या होती है? अब हम अलग अलग पाथ लेंथ अलग अलग स्पीड से कवर करते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन जो है वो एवरेज स्पीड होती है। वी एवरेज, वेक्टर नहीं लगाया, एवरेज स्पीड कह रहा हूं मैं इसे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज बार का लाइन खींची तो वी बार या वी एवरेज रीड किया जाएगा, वी एवरेज। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो वी एवरेज, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो वी मीन। ये क्या है? इसकी बेसिक डेफिनेशन हुई डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कह लो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे अब हमसे कहा जाए कि एक पर्सन है, वो अपनी जर्नी का फर्स्ट वन थर्ड पार्ट जो है, फर्स्ट वन थर्ड लेंथ कवर करता है विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकेंड वन थर्ड पार्ट जो है लेंथ का, वो कवर करता है वो विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड वन थर्ड यानी कि फाइनल आखिरी 1/3 डिस्टेंस कवर करता है विथ स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा गया उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, फाइंड वी एवरेज। तो चलो हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 3D है, यानी कि 1/3 ये वाला डी हो गया, 1/3 ये भी डी हो गया, 1/3 ये भी डी हो गया। इस पार्ट के लिए टाइम कितना हो गया? पहले पार्ट के लिए टाइम हो गया d/20r, हमने सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया तो हमारे को मिल गया। दूसरे के लिए टाइम कितना हो गया? d/60r। तीसरे के लिए टाइम कितना हो गया हमारे पास? d/70r। या इसको मैं छोटा कर देता हूं या बड़ा ही कर लेते हैं, 60 था, 20 था, इसे 120 किलोमीटर पर आवर, 120, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा वी एवरेज क्या है? वी एवरेज है टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? d + d + d यानी कि 3D हो गया। और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? t1 + t2 + t3
यानी कि d/20 प्लस d/60 प्लस d/120, ठीक है, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ये। अब एलसीएम हो गया मेरे पास 120 एलसीएम हो गया, वो 120 तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 120 × d हो गया मेरे पास। नीचे 26 टाइम्स 120 होता है तो 6d हो गया, 62 टाइम्स होता है 2d हो गया, ये 1 टाइम्स होता है, ये d आ गया, d से d कैंसिल हो गया, बाकी नंबर्स हैं, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आया आपके पास 62819, 3 से कैंसिल किया इस चीज को, 3 आया, 3 से इसको कैंसिल किया, 40 आया, तो उसकी एवरेज स्पीड हो गई हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड निकल आई हमारे पास। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन फिर भी चाहो तो स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए आप फॉर्मूले बना सकते हो। बाकी हमारे काम आ जाता है बेसिक फॉर्मूला ही सबसे आसानी से, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई एक चीज़ डायरेक्टली गिवन होती है इन जनरल और दूसरी इनडायरेक्टली गिवन होती है, दूसरी हमें कंक्लूड करना है। जैसे पिछली बार क्या था, हमारे को कहा गया था 1/3 डिस्टेंस उसने इतनी स्पीड से किया, 1/3 इतनी स्पीड से किया, 1/3 इतनी स्पीड से किया, तो हमने डिस्टेंस कुछ अज्यूम कर लिया और क्या किया, टाइम निकाल लिया अलग अलग पार्ट के लिए, टोटल टाइम उसके बेसिस पे। तो चलो देखते हैं कि अगर हम कहें कि कोई पर्सन जो है इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है अलग अलग स्पीड से, यानी कि पहला डी डिस्टेंस उसने v स्पीड से कवर किया, फिर अगला डी डिस्टेंस उसने पहला डी डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से कवर किया, दूसरा डी डिस्टेंस उसने v2 स्पीड से कवर किया। 2 ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, 3 होगा तो आप तरफ पे एनलार्ज कर लेंगे इसे, तो आपको 3 का मिल जाएगा। तो अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है विद अनइक्वल स्पीड, तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? तो ऐसे केस में इक्वल distances with unequal speeds। तो डिस्टेंस इक्वल कवर किया उसने, तो टोटल डिस्टेंस d प्लस डी हो गया। पहला d डिस्टेंस मान लो उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया, तो दोनों के लिए आपको टाइम लिखना होगा t1 d2। पहले यहां पे मैं डिस्टेंसेस d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 लिख देता हूँ, ये भी एवरेज का फॉर्मूला होगा। अब डिस्टेंसेस तो इक्वल है, अगर ये d होगा तो ये भी d होगा, ये 100 किलोमीटर होगा तो ये भी 100 किलोमीटर होगा, तो इसको तो मैंने लिख दिया d प्लस d। ये हो सकता है मुझे नंबर में गिवन हो सकता है जैसे पिछली बार नहीं गिवन था वैसे ना गिवन हो, पर लिखा हो इक्वल है। अब टाइम निकालने के लिए टाइम नहीं दिया है, मुझे उसकी जगह अनइक्वल स्पीड्स दी हैं, सपोज v1 और v2। तो पहला d डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 स्पीड से, तो टाइम कितना हो जाएगा d अपॉन v1। दूसरा d डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया v2 स्पीड से, तो d अपॉन v2। ऊपर हो गया 2d, नीचे d कॉमन लिया मैंने, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 आ गया, dd कैंसिल कर दिया, ये 2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 आ गया। देखो इसी को मैंने अभी इस फॉर्म में इसलिए लिखा है, अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि ये एनलार्ज्ड वाले फॉर्म में है। अब अगर मान लो इक्वल डिस्टेंसेस विद इक्वल स्पीड था, अनइक्वल स्पीड था और 5 डिस्टेंसेस होते तो पहला डी डिस्टेंस, फिर दूसरा डी डिस्टेंस, तीसरा डी डिस्टेंस, चौथा डी डिस्टेंस, पांचवा डी डिस्टेंस, पहला डी डिस्टेंस v1 से, दूसरा डी डिस्टेंस v2 से, ऐसे तीसरा v3 से, चौथा डी v4 से, पांचवा v5 से। तो हम क्या करते, ऊपर d प्लस डी, यहाँ 2 बार था तो 2 आया था, वहां पे वो 5 आता, और नीचे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन v4 प्लस 1 अपॉन v5 आ जाता। ऐसे इसे आप एनलार्ज कर सकते थे। एनीहाउ इसे मैं एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूं। v1 इंटू v2 चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया v1 v2 से, तो ये हो गया 2v1 v2। इस टर्म को मल्टीप्लाई किया v1 v2 से, तो v1 कैंसिल हो गया, v2 बचा।
इसे मल्टीप्लाई किया तो v2 कैंसिल हो गया, v1 बचा, तो v2 प्लस v1 विच इज सेम एज v1 प्लस v2, या हमारे पास, ठीक है ना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसी तरह एक केस बनेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, विथ अनइक्वल स्पीड है। यानी ये क्या केस क्या हुआ, कहता पहले 1 घंटे वो चला 40 किलोमीटर पर आवर से, दूसरे 1 घंटे चला वो 30 किलोमीटर पर आवर से, तीसरे 1 घंटे चला वो 60 किलोमीटर पर आवर से। है तो सब, पहला 1 घंटा भी 1 घंटा है, दूसरा 1 घंटा भी 1 घंटा है, तीसरा 1 घंटा भी 1 घंटा है, तो टाइम इंटरवल्स तो इक्वल है, लेकिन स्पीड्स क्या है, सब अलग अलग हो रही है। ऐसा केस होगा तो हम कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं हर टाइम इंटरवल जो है वो t का है। कन्वीनियंस के लिए हम पहले 2 ही लेके चलेंगे, यानी कि पहला t टाइम और दूसरा t टाइम, और पहले t टाइम के लिए स्पीड v1 मान लेते हैं और दूसरे t टाइम के लिए स्पीड v2 गिवन है मान लेते हैं। तो अब डिस्टेंस जब लिखेंगे हम v एवरेज के लिए, तो v एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 लिखा हमने अपॉन t1 प्लस t2 लिखा। डिस्टेंस के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने टाइम माना है t है और पहली स्पीड v1 है, तो d1 डिस्टेंस हो गया v1 इंटू टी, ऐसे d2 डिस्टेंस हो गया v2 इंटू टी, और नीचे दोनों टाइम इंटरवल t के थे, t प्लस टी हो गया हमारे पास। तो ये आ गया v1 प्लस v2, t कॉमन लिया, नीचे t प्लस टी 2t आया था, t कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो ये अर्थमेटिक निकल आई मीन हमारे को दोनों की। अगर 3 होते ऐसे तो क्या होता हमारे पास d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, तो d1 v1t आ जाता, d2 v2t आ जाता, d3 v3t आ जाता, नीचे t प्लस t 3t आता, आपके पास t ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल करते तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 आ जाता। 5 होते तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 अपॉन 5 आ जाता हमारे पास। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो एक हो गया हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेस विद अनइक्वल स्पीड, दूसरा आ गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद अनइक्वल स्पीड। अब स्पीड वाला टर्म हटा देते हैं, ठीक है। कहा इक्वल डिस्टेंसेस in unequal intervals of time। जैसे मैंने कहा पहला डी डिस्टेंस कवर किया उसने 1 घंटे में, दूसरा डी डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में। अब डिस्टेंस तो डी कवर कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन टाइम क्या होगा, पहला डी 1 घंटा, दूसरा डी 5 घंटा, तो ऐसे अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं पहला डी डिस्टेंस t1 टाइम में, दूसरा डी डिस्टेंस t2 टाइम में। तो अब तो सिंपल फॉर्मूला ही है, कुछ करना नहीं है आपको। डिस्टेंस आपको पता चल गया d प्लस डी, d1 प्लस d2 लिख दूं पहले, और नीचे मेरे को t1 प्लस t2 लिखना है। दोनों चीजें एज इट इज ही गिवन है, d1 d के टर्म में, d2 भी d दिया है, और ये t1 और t2 ही गिवन है। तो ये आ गया मेरे पास 2d अपॉन t1 प्लस t2। ठीक, एक चौथा केस इसी तरह हम बना लेंगे, इक्वल नहीं बस यही ठीक है, ठीक है ना। तो ये स्पेशल केसेस हो गए हमारे पास जिससे हम एवरेज स्पीड वर्कआउट कर सकते हैं। तो एक हमें स्पीड समझ में आ गया, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम। एक हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ गया, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होगी वो उस मोमेंट ऑफ टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। तीसरी एवरेज स्पीड समझ में आ गई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखो अगर मैं कहूं कि एक ट्रेन चलती है सुबह 9 बजे स्टेशन ए से, और एक पर्सन इसमें बैठ जाता है सुबह 9 बजे, और उसे जाना है स्टेशन बी। स्टेशन बी पहुंचती है ये रात को 9 बजे। कितने घंटे लग गए, सुबह 9 से रात 9, 12 घंटे। तो उसकी जर्नी का टोटल टाइम कितना है, 12 घंटे का। ठीक है, अब इस 12 घंटे में लगातार ट्रेन हो सकता है ना चल रही हो, कुछ स्टेशन पे वो टाइम भी आए होंगे जो रुका हुआ है, वो टाइम भी आपको कंसिडर करना है टोटल टाइम में। जर्नी का टाइम तो 12 घंटे हो ही गया। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है, यानी कि जो टोटल ट्रैक बिछा हुआ है ए और बी के बीच में, उस टोटल ट्रैक की लेंथ हमारे पास जो है वो मान लो 600 किलोमीटर की है।
तो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ और जर्नी का टाइम 12 घंटा हुआ, तो एवरेज स्पीड होगी 600 किलोमीटर अपॉन 12 घंटा। ठीक है, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकली 50 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है ट्रेन एक बार भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ना चली हो, नेग्लिजिबल टाइम के लिए चली हो, कुछ स्टेशन पे जीरो रही होगी उसकी स्पीड, कुछ एक जगह रुक गई थी आधे घंटे के लिए, तो वो आधा घंटा भी जर्नी में इंक्लूडेड है। उस समय का डिस्टेंस कवर्ड जीरो है, उस समय की स्पीड जीरो है, एवरेज में वो सब भी आपको इंक्लूड करना होगा। कोई पर्सन अपने घर से मार्केट जाता है और मार्केट से वापस घर आता है, ये डिस्टेंसेस इक्वल हो गए। घर से मार्केट गया उतना ही डिस्टेंस कवर किया, वापस उसी पाथ से लौट के आया उतना ही डिस्टेंस कवर किया। आपको कहता है घर से मार्केट एक पाथ से जाता है, लौटता किसी दूसरे पाथ से है, तो दोनों पाथ की लेंथ अलग अलग हो सकती है, तो वो दोनों लेंथ को ऐड करके मिलेगा आपको। डिस्टेंस जीरो नहीं हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो पाथ का लेंथ है, जाते वक्त वाली पाथ की लेंथ प्लस आते वाले पाथ की लेंथ, वो टोटल लेंथ उसका डिस्टेंस कवर्ड है। और आपको बताया भी था कि एक बार बॉडी चल देती है, चाहे कुछ देर के लिए ही चले, उसके बाद रुकी रहे, तो भी उसका डिस्टेंस कवर्ड जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कवर्ड तो एक ही केस में जीरो हो सकता है, जब बॉडी रेस्ट पे ही रहती है पूरे ड्यूरेशन के लिए जिसमें हम डिस्टेंस कवर्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब पाथ डिपेंडेंट है, हमारे पास किस पाथ से गए उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, या फिर नहीं चलेगी, बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो जीरो रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वेलोसिटी पे। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। अगर वेलोसिटी जो है बॉडी की ईस्ट की तरफ है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी ईस्ट की तरफ ही होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अभी हम स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं, तो एक ही लाइन में बॉडी चलेगी, ज्यादा से ज्यादा जा करके वापस लौट सकती है उस लाइन में। ठीक है ना, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारे पास। ये भी हमारे पास एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी है, यानी कि उस समय उसकी स्पीड प्लस वो किस डायरेक्शन में है, ये दोनों चीजें, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई। एक पर्सन जो है 2 बजे अपने स्पीडोमीटर पे नजर डालता है। अब स्पीडोमीटर पे उसके एक डिजिटल क्लॉक भी लगी है, स्पीडोमीटर की नीडल भी है, और साथ में नीडल में डिजिटल पॉइंटिंग भी है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो तीनों चीजें एक साथ देख लेता है। घड़ी में देखता है 2 बजे, स्पीड की वैल्यू उसको दिखती है 70 किलोमीटर पर आवर है, और कंपास नीडल उसकी बता रही है, वहां पे लिखा हुआ आ रहा है उसके पास नॉर्थ ईस्ट में उसकी गाड़ी चल रही है। तो उसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे कितनी हो गई 2 बजे की? 70 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है वो। ये उसकी वेलोसिटी हो गई। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गए हमारे पास। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मालूम है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड देगा डिस्प्लेसमेंट का, और जो टाइम लगा होगा वो तो टाइम में आप लोगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास? वी एवरेज। ऐसे लिख देता हूं सिग्मा एस। इसका सिग्मा का मतलब समेशन, सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट्स अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये ठीक है। जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी प्रेजेंट होगी। अब पर्सन यहां से ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंच गया। कुछ देर तक वो इस डायरेक्शन में चल रहा था, उसकी वेलोसिटी ऐसे डायरेक्टेड थी। कुछ देर तक वो ऐसे चल रहा था, उसकी वेलोसिटी ऐसे डायरेक्टेड थी। कुछ देर तक वो ऐसे चल रहा था, उसकी वेलोसिटी ऐसे डायरेक्टेड थी। फिर मान लो वो ऐसे आ गया। ठीक है, अलग अलग जगहों पर उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, पर एवरेज वेलोसिटी की अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए है तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हुई।
इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हुई, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मान लीजिए एक्स वाई दोनों मीटर में है, मान लो कहा गया कोई बॉडी ए पॉइंट से मूव करना शुरू करती है, और वो जैसे मूव कर रही है पाथ पे, वो पाथ बना हुआ है, ये बना दिया पाथ। कहा गया क्या बताओ कि वो कौन सी जगह है, ग्राफ पे मान लो मार्किंग भी लिखी हुई है, सब आपके पास पूरा ग्राफ पेपर पे बना हुआ ये ग्राफ है, इस तरह से जो भी मार्क्स हैं वो लिखे हुए हैं। आपसे कहा गया आप बताओ कि कौन सी पोजीशन, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, जहां पे बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कैसे मिलेगी हमारे को, इस पाथ पे मूव कर रहा है, जब वो इस जगह पे प्रेजेंट था तो उसकी वेलोसिटी पाथ पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस तरफ से यहाँ था तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दो। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ए से कोई टेंजेंट बनेगी इस पे, कहीं ना कहीं कर्व को कहीं ना कहीं टच करने वाली ए से लाइन बनेगी, मैं बना रहा हूं। ये वो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम बी कह देता हूं। ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ डायरेक्टेड होगी, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और बी पे टेंजेंट की डायरेक्शन भी आ रही है, तो बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम है। तो बी वो पॉइंट हो गया जहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल है। यानी कि यहां से ऐसे आप आ जाइए एक्स पे, मैंने कहा पूरा ग्राफ पे बना होगा तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे क्या चीज है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ऐसे ही यहाँ पे आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा। तो आप बता सकते हो किस पोजीशन पे बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। कहता स्पीड कांस्टेंट है उसकी, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जितनी स्पीड यहां पे उतनी है हर जगह स्पीड है उसकी। चलो भी इतना समझ लिया ना आपने कि क्या कहते हैं, कैसे हमारे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आएगी एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी अगर कर्व पाथ बना हुआ है तो टेंजेंशियल होगी। अगर जो लाइन आपने इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाली ड्रॉ की है वो और उस पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट, जैसे बी यहाँ पे कंसर्न पॉइंट है, दोनों एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, तो ऐसे केस में क्या है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इक्वल हो जाती है। जो हमने वर्किंग एवरेज वेलोसिटी के लिए की है, तो एवरेज स्पीड के लिए की, उसी तरह से हम वर्किंग करेंगे। अभी हम स्ट्रेट लाइन में डील कर रहे हैं तो शायद हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन ना है, लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन आती है तो आप वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली ऐड कर लेना टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। जैसे मैं कहूं एक बॉडी चली जाती है पहले 50 मीटर ईस्ट, फिर वो जाती है 100 मीटर नॉर्थ, 100 मीटर नॉर्थ, इसके लिए उसको टाइम लगता है 2 घंटे, इसके लिए उसको टाइम लगता है 3 घंटे। आप बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो सबसे पहले तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो। एक वेक्टर आपका ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड हो गया, दूसरा वेक्टर आपके पास नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड हो गया, ये वेक्टर 100 मीटर का है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो अपना। ये इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दी मैंने। नहीं तो आप वेक्टर के अगर फॉर्मूले भी लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल रूट, ये मैग्नीट्यूड मिलता था आपको। तो इसमें थीटा तो 90 डिग्री हो गया, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है, cos 90 0 होता है तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, तो यही मिल जाएगा आपको।
ए की वैल्यू आपको 50 मीटर दी गई है, बी की वैल्यू 100 मीटर दी गई है, तो 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, मैंने 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर जब लिखना तो उसे लिख दिया 50 इंटू 2 का स्क्वायर। ऐसे इन दोनों में से 50 का स्क्वायर कॉमन कर लिया, रूट के बाहर निकाल लिया उसे मैंने, वो 50 आ गया रूट के बाहर। अंदर क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 5 बचा, 50 रूट 5 मीटर। ये तो मैग्नीट्यूड मिला मेरे को डिस्प्लेसमेंट का। डायरेक्शन बतानी है तो मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, अल्फा मान लो इस एंगल को। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से ये लेंथ अगर 100 यूनिट की है तो ये भी 100 यूनिट की है, तो tan अल्फा की वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल गई। आप फॉर्मूले से निकालना चाहो तो वहां से भी निकाल सकते हो, वेक्टर में जो आपके पास फॉर्मूला था दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा वाला, उससे भी निकाल सकते हो आप। थीटा आपके पास 90 डिग्री है, b sin थीटा b हो जाएगा, ये भी है आपके पास a प्लस b cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 है, तो cos 90 0 मिलेगा आपको। tan अल्फा इक्वल्स टू 100 अपॉन 50 आया आपके पास, दैट इज ये 2 आ गया, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 हो गया, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। अब मेरे को फाइनल आंसर लिखना है, तो मेरे को डायरेक्शन भी बतानी है और मेरे को मैग्नीट्यूड भी बताना है, तो मैंने एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट इतनी थी, मैग्नीट्यूड में 50 रूट 5, टाइम टेकन 2r प्लस 3r 5r, ये आया। ये मीटर में है, ये आर में है, तो यूनिट मीटर प्लस आर, मीटर पर आर बना, ये मीटर पर आर का यूनिट बना। अब डायरेक्शन लिखनी है मेरे को, तो मुझे ये वाली डायरेक्शन बतानी है। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट नहीं हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट होता अगर ये अल्फा 45 होता। अब हम लिखेंगे एट अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसके आगे क्या लिख देंगे, एट अल्फा डिग्री, सपोज ये डिग्री में लिया था, नॉर्थ ईस्ट वेयर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया। अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमें मिलेंगे उसमें हमें डायरेक्शन नहीं बतानी होगी, मैग्नीट्यूड बताना होगा, यानी कि ये वाला पार्ट हमें लिखना नहीं होगा, सिर्फ इतनी चीज बतानी होगी, ठीक है। अब आपको इसकी असाइनमेंट मिल जाएगी, उस असाइनमेंट को लगाइएगा, डाउट प्रॉब्लम्स अपने पोस्ट कीजिएगा।